नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे, आपका अपना फेवरेट डिबेट शो IBN 7 पर। रोज की तरह आज भी हम दो खास मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा ऐसा जिसे सुनकर, जिसके बारे में पढ़कर कांग्रेस के लोगों को आज सुबह से काफी परेशानी हुई। कांग्रेस की एक माउथपीस है, एक पत्रिका है जो कांग्रेस के द्वारा छपती है, जिसमें खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कई सवाल खड़े किए गए। इस पत्रिका ने सोनिया गांधी और उनके परिवार पर भी सवाल खड़े किए। आलम यह है कि आज सुबह खबर सामने आती है और शाम होते होते कांग्रेस पार्टी इस लेखक को, इसके कंटेंट एडिटर को, उसके कंटेंट एडिटर को हटा देती है, बर्खास्त कर देती है। कांग्रेस पार्टी आज सुबह से अपने स्थापना दिवस पर, 131वें स्थापना दिवस पर इस मामले पर लगातार सफाई पेश करती नजर आती है कि दरअसल ये लेख आज ही के दिन कैसे छप गया, क्यों सामने आ गया। इस पर करेंगे बड़ी बहस, ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इस लेख में लिखा गया है कि सरदार पटेल नेहरू से ज्यादा दूरदर्शी थे। क्या वाकई में ऐसा था? और उसके बाद अगले आधे घंटे रात 8:30 बजे बात करेंगे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के मिशन कश्मीर की। अनुपम खेर ने कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए एक फॉर्मूला सुझाया है। कहा है कि देश के दूसरे राज्यों के लोगों को वहां पर जमीन खरीदने दी जाए, उनको वहां पर बसने दिया जाए। उनका कहना है कि इससे कश्मीर समस्या सुलझ सकती है। यानी कि इनडायरेक्टली अनुपम खेर आर्टिकल 370 को खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से वहां पर गैर कश्मीरी जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इस पर भी करेंगे बात, लेकिन पहले नजर डिबेट नंबर 1 यानी कांग्रेस के निशाने पर नेहरू। देखिए ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1 कांग्रेस के निशाने पर नेहरू। कोई सोच भी नहीं सकता कि जो पत्रिका कांग्रेस का दर्शन सामने रखती हो उसमें जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा, लेकिन ऐसा हो गया। मुंबई कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस दर्शन सरदार पटेल की तारीफों के पुल बांधते हुए नेहरू को कटघरे में खड़ा कर दिया। पत्रिका में छपे लेख के मुताबिक पटेल की दूरदर्शिता का लाभ यदि उस समय लिया जाता तो अनेक वर्तमान समस्याओं का जन्म न होता। पटेल के कहने पर चलते तो कश्मीर, चीन, तिब्बत और नेपाल के हालात आज जैसे न होते। पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह और कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने से बहुत नाराज थे। जाहिर है ये वही बातें हैं जो नेहरू विरोधियों की जबान पर सबसे पहले आती हैं। ऐसे में जैसे ही विवाद बढ़ा, पत्रिका के संपादक और कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने गलती मानी और सफाई भी दी। आलेख में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं। मैं नाम मात्र का संपादक हूं। जिन लोगों की वजह से गलती हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के नाम पर कांग्रेस ने मैगजीन के कंटेंट एडिटर को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन मैगजीन में नेहरू की दूरदर्शिता पर उठाए गए सवालों को लेकर बीजेपी और शिवसेना ने फिर इतिहास खंगालना शुरू कर दिया। उन्होंने तो इतिहास के पन्ने को अपने पत्रिका में जो कभी नहीं छापा था वो आज छापा है। मैं तो बधाई कर देना चाहता हूं संजय निरुपम जी को। ये कांग्रेस का ही मुखपत्र है और मुंबई से प्रसिद्ध होता है। अब उसमें लिखा है कि उनके पिताजी फैसिस्ट थे, तो उसके ऊपर मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी? सच्चाई सामने आने दो लोगों को। इस बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता बैकफुट पर है। कह रहे हैं कि जिसने भी वो लेख लिखा है उसे इतिहास की जानकारी नहीं है। लिखा है उसमें, उसको पूरी जानकारी नहीं है। मेरे ख्याल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लीडरशिप दी कांग्रेस को और देश को, शायद उतनी सक्षम लीडरशिप कोई दूसरा नहीं दे सकता। पटेल बनाम नेहरू की इस लड़ाई में बीजेपी हमेशा कांग्रेस को घेरती रही है। उसने सरदार पटेल के मुकाबले हमेशा नेहरू को ज्यादा अहमियत दी। एक उदाहरण आजादी के 44 साल बाद पटेल को मिले भारत रत्न का भी दिया जाता है। पाकिस्तान के बंटवारे से लेकर कश्मीर विवाद तक में नेहरू की नीतियों पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसे में हम तो पूछेंगे, क्या नेहरू सरदार पटेल के मुकाबले कम दूरदर्शी थे? तो एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको अपने SMS पोल के जरिए हमारे साथ जुड़ना है, अपनी राय भेजनी है। क्या पंडित नेहरू सरदार पटेल के मुकाबले कम दूरदर्शी थे? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर वाई लिखिए।
नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर लिखिए अपनी राय में 51818 पर SMS करें। #HTP और #पटेल वर्सेस नेहरू से ट्विटर पर भी अपनी राय हमको दे सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस शो में हम आपकी राय को दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस वक्त हमारे साथ इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए जो लोग जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की तरफ से तो प्रवक्ता औपचारिक तौर पर कोई नहीं है, लेकिन जाने माने वकील शहजाद पूनावाला साहब हैं। शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे जी मेरे साथ हैं। JDU के प्रवक्ता अजय आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ इस डिबेट में शिरकत कर रहे हैं। पहले 45 सेकंड और उसके बाद हम डिबेट को शुरू करेंगे, जहां पे एक दूसरे के बीच में इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन पहले 45 सेकंड में आपको अकेले बोलने का मौका मिलेगा। सबसे पहले प्रोफेसर अपूर्वानंद, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज ये बहस छिड़ गई है इस आर्टिकल के बाद, जो कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस दर्शन में, चाहे वो महाराष्ट्र कांग्रेस का मुखपत्र क्यों ना हो, जिसमें यह आर्टिकल लिखा गया, हालांकि कांग्रेस ने बाद में उनके एडिटर को हटा दिया, कार्रवाई कर दी, माफी मांग ली, संजय निरुपम ने बोल दिया कि मैं तो नाम मात्र का संपादक हूं। इस सब के बावजूद भी ये तथ्य सामने आया, जिसको आपके विरोधी, कांग्रेस पार्टी के विरोधी बार बार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सच्चाई सामने आ गई। तो क्या वाकई में, आप तो जानकार हैं, प्रोफेसर हैं, ऐसा था कि सरदार पटेल नेहरू से ज्यादा दूरदर्शी माने गए? ये बहुत सतही तरीका है इस पूरी बहस पर विचार करने का और इस पूरे मुद्दे पर विचार करने का, और बहुत दिनों से बहुत सतही तरीके से इस बात को प्रचारित किया जाता रहा है। इसमें लोग ये भूल जाते हैं कि कांग्रेस एक बड़ा प्लेटफॉर्म थी। पटेल और नेहरू दोनों कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, दोनों के अपने ख्याल थे और दूसरे नेताओं के भी अपने अपने ख्याल थे, देश के विकास को लेकर, विदेश नीति को लेकर और दूसरी तमाम चीज़ों को लेकर। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि पटेल और नेहरू दोनों ने साथ मिलकर काम किया, और आप पटेल का पत्र नेहरू के नाम पढ़िए और नेहरू का पत्र पटेल के नाम पढ़िए, और आपको इस बात का अंदाज मिल जाएगा कि दोनों के बीच मित्रता कितनी थी और दोनों एक दूसरे को से साझेदारी कितनी करते थे विचार। चलिए, मैं 45 सेकंडों को लौटूंगा मैं आगे आपके पास। मनीषा कायंदे, आज जो आर्टिकल लिखा गया, जो कांग्रेस दर्शन में छपा, जिसके बाद कांग्रेस में आज अपने स्थापना दिवस पर कांग्रेस डिफेंसिव पर दिखाई दी, शिवसेना की क्या प्रतिक्रिया है, क्यों ये आर्टिकल छपा? सबसे पहले तो मैं मुंबई कांग्रेस और पूरी कांग्रेस, खास करके संजय निरुपम जी का अभिनंदन करूंगी, कांग्रेस पार्टी का अभिनंदन करूंगी। अभिनंदन के पात्र है जिन्होंने ये कोई आर्टिकल लिखा है और जिन्होंने पब्लिश किया है, क्योंकि कांग्रेस का सच्चा चेहरा जो है वो देश के सामने बहुत बार आ चुका है, मगर आज जो उनको अपने घर से ही ये जो एक एनिवर्सरी के ऊपर जो मिला है वो बहुत ही लक्ष्यवेधी है। और सारी देश, हम जो पहले से ही कह रहे थे, हमने तो पहले से, शिवसेना सालों से ये कहती आ रही है कि जो श्री वल्लभ भाई पटेल जी के एक रणनीति थी, उनकी जो दूरदर्शिता थी, वो देश को सही एक जी, इंटरनेशनल। 45 सेकंड मनीषा जी, माफी के साथ बीच में टोक रहा हूं, जवाब चाहूंगा शहजाद पूनावाला मैं आपसे, क्या नेहरू कम दूरदर्शी रहे हैं? देखिए, मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मैंने पूरे रिकॉर्ड चेक किए, मुंबई कांग्रेस की वेबसाइट चेक की और रजिस्ट्रेशन इस मैगजीन का चेक किया, और ये एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाम पे है, तो ये कहना कि ये ऑफिशियल माउथपीस है, इस लायक होगा कि जो तेजिंदर बग्गा नमो पत्रिका चलाते हैं, ये बीजेपी का मुखपत्र है। दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का मुखपत्र सिर्फ कांग्रेस संदेश है और कोई नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसी एकाध चयनात्मक बातों को आप उठा के उसको सत्यता मानते हैं, तो कई ऐसे पत्रिकाएँ हैं जिसमें मोदी जी के खिलाफ लिखा गया है कि वो हत्यारे हैं, तो उसको भी आप उतनी सत्यता से मानते हैं। और चौथी चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नेहरू जी और पटेल जी के बीच में जो रिश्ता था वो ऐसा था कि एक कैबिनेट में रह के वो काम करते थे। उसके बारे में मेरे पास बहुत सारे तथ्य हैं, किसी मार्गदर्शक कमेटी में बना के उनको रुखसत नहीं किया, तो उसके ऊपर भी आगे चर्चा करूँगा। ठीक, सुधांशु जी जवाब देना चाहेंगे? कुछ तथ्य गिनाने की कोशिश की शहजाद पूनावाला ने, और उनका एक तर्क है कि ये इस किताब को कांग्रेस का मुखपत्र ना माना जाए। नहीं, इस समय उनके पास इसके अतिरिक्त और कुछ चारा नहीं हो सकता है, जबकि उस किताब के मुख्य संपादक से लेकर सभी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। कभी कभी अनजाने में इतिहास का सत्य सामने आ जाता है। क्या यह सत्य नहीं है
कि आजादी के समय एक कांग्रेस कमेटी को छोड़ के सारी की सारी कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल के पक्ष में थी? क्या यह सत्य नहीं है कि केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू का गृह राज्य ही फंस गया विभाजन के समय, जिसका भारत में पूरी तरह से व्यवस्थित एकीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर नेहरू जी का वो था? देखिए, ये कांग्रेस के अंदर की जो एक साइकोफेनेटिक कैरेक्टर आ गया है, जिसकी वजह से इतिहास का वस्तुपरक विश्लेषण, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की परंपरा खत्म हो गई थी, आज उसका एक प्रतीक दिखाई पड़ रहा है। चलिए 45 सेकंड आपने बात पहले ही खत्म कर दी। अजय आलोक, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, अब जबकि कार्रवाई कर दी कांग्रेस पार्टी ने, माफी मांग ली, संजय निरुपम ने कह दिया कि मैं तो नाम मात्र का संपादक हूं, एक्शन ले लिया, इसके बाद इस डिबेट को खत्म कर देना चाहिए? देखिए सुमित जी, बड़ा अच्छी बात है ये, दूसरों के इतिहास से तथ्यों को मरोड़ रहे हैं और अपने वर्तमान सुधारने की कोशिश की जा रही है। अगर मान लीजिए कांग्रेस से किसी मुखपत्र में कुछ ऐसा लिख भी गया है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों खुशी मना रही है कि सच्चाई सामने आ गई। जहां तक रहे नेहरू जी की बात और पटेल साहब की बात, तो उस जमाने में सारे लोग विचारक थे, सारे लोग चिंतक थे। अगर आप विचारकों और चिंतकों की बात कीजिएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों भूल जाते हैं, जिनके संविधान को हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा संविधान लिख डाला अगला 100 साल सोच के। तो दूरदर्शिता और चिंतक की कमी नहीं थी, इसलिए ये प्रश्न भी भेजा है कि नेहरू और पटेल में कौन थे। लेकिन आज जो ये मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा खेल में ये कांग्रेस का टेरिटरी सेलिब्रेशन है और बीजेपी की डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं कामयाब हो गई है, इसके लिए इनको बधाई। और इसी तरह ये लोग जश्न मनाते रहे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अब किसी का इतिहास बिगाड़ के खुद का वर्तमान नहीं सुधरता है। टाइम पूरा हुआ, डिबेट को ओपन करता हूँ। शहजाद, मैं आप ही से शुरू करना सुधांशु जी, मैं आऊंगा। शहजाद, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। विकीलीक्स, विकीपीडिया हमने सब जानते हैं, विकीपीडिया पे जो आर्टिकल छपा है, अगर आप उस पर सर्च करेंगे, शब्दशः वही कांग्रेस दर्शन में छप गया है, कॉमा फुल स्टॉप को भी नहीं बदला गया। और संजय निरुपम कहते हैं कि मैं नाम मात्र का संपादक हूं। क्या बात को खत्म कर देना चाहिए? अगर मैं ये कह दूं इस चैनल पे कुछ चल रहा है, मुझे नहीं पता, मैं नाम मात्र के लिए यहाँ पर हूँ, तो क्या मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। और मैं तो, आपने तो विकीपीडिया का बताया, मुझे तो पहले लगा कि वो पहले दोपहर का सामना के संपादक थे, कहीं वहीं का आर्टिकल इसमें नहीं छप गया हो, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था। और यही बात तो बीजेपी कह रही है कि उनका शिव सैनिक जाग गया है। मैं आपको बताता हूँ, ये बौद्धिक शून्यता है कि आपने एक विकीपीडिया के आर्टिकल को ही कॉपी पेस्ट किया है। सुधांशु जी को मैं बुद्धिजीवी मानता हूँ, तो मैं उनको 2-3 चीज बताता हूँ। उन्होंने एक बात रखी नेहरू और पटेल जी के बारे में। मैं पटेल जी की 1950 की स्पीच कोट कर रहा हूँ, सुधांशु जी जरा गौर से सुनिएगा, कि जो लोग भी कहते हैं कि मैं डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हूं, जो वो थे, वो गलत है। जवाहरलाल हमारे नेता है, बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना है और ऐसा कहा है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको माने, और जो नहीं मानता वो भगवान की खिलाफत कर रहा है। ये पटेल जी के शब्द थे। पटेल जी की सुपुत्री मणिबेन कांग्रेस के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ी, गुजरात कांग्रेस की सबसे ऊंची अधिकारी और पद पर बैठी। उसके अलावा मैं आपको इस बात से ये करा दूं, और ये रामचंद्र गुहा की पेज नंबर 63 इंडिया आफ्टर गांधी में उन्होंने कोट किया है कि पहले जवाहरलाल नेहरू थे हॉक ऑन कश्मीर, कि वो कहते थे कि कश्मीर किसी हालत में नहीं देना, और पटेल कहते थे कि देखिए हम लोग कश्मीर पाकिस्तान को दे दे। ये तो जूनागढ़ के बाद उन्होंने अपने रुख को बदला। उसके अलावा 4 ऑप्शन थे कश्मीर के मामले में, प्लेबिसिट वगैरह वगैरह वगैरह। ये नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में, जिसमें डोंट फॉरगेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, उसके साथ डिस्कस किया और पत्र में लिखकर पटेल साहब को यह बताया भी कि ये 4 ऑप्शन है और उसमें से हमको एक चुनना है। और वो आज भी वो मामला सुलझा नहीं, वो अलग बात है। आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसमें यह निर्णय लिया गया प्लेबिसिट का, और वो तो 52 के पहले जवाब दीजिए। तो आप प्लीज इसको भी ध्यान में रखिए। जवाब दीजिए। देखिए, आपने बहुत अच्छे तथ्यों का ध्यान दिलाया, तो मैं भी याद दिलाना चाहूंगा, पीएन मथाई की किताब पढ़ लीजिए, जिसमें ये बात सामने आई है कि गांधी जी क्या सोच रहे थे, किस प्रकार से नेहरू और पटेल में मध्यस्थता कराने का। दूसरी बात, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की, वो पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वीर दुर्गादास की नेहरू, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू। और एक बात मैं ये कहता हूं, किताबों का तो अपनी तरह छोड़ दीजिए, बौद्धिक डिस्कशन हो जाता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप आज कह दीजिए कि क्या सरदार पटेल इस मामले को, कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने के समर्थक थे, हां या नहीं? दूसरी बात, सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर बनवाया, नेहरू समर्थक थे या नहीं? उत्तर सामने आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों के मध्य विचारों में क्या अंतर था और उसका भारत के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ा कि आज तक कश्मीर उलझा हुआ है। और अगर नेहरू का यही विचार होता तो राम जन्मभूमि का मुद्दा उसी समय सुलझ गया होता। मैं आपको एक बात इस पे जरूर बताना चाहूंगा कि क्यों हम लोग कश्मीर में प्लेबिसिट कराने के लिए तैयार हुए, क्योंकि जूनागढ़ में जो हमारा स्टैंड था कि जनता की वहां की विल को माना जाए। अगर हम उस स्टैंड से हट जाते तो वो स्टैंड हमारे लिए हिपोक्रिटिकल, मतलब दोहरे मापदंड वाला होता कि जूनागढ़ में विल ऑफ द पीपल कह रहे और
कश्मीर में विल ऑफ द गवर्नमेंट विल ऑफ द रूलर कह रहे हैं। बहरहाल मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आपकी बात सही है कि दोनों में मतभेद थे, ये कोई नहीं कहता, पर उस मतभेद के बारे में पटेल साहब क्या कहते हैं? पटेल साहब कहते हैं कि हम दोनों ने जीवन भर हम कॉमरेड रहे एक ही कॉज के, जो भी हमारे बीच में रहा होगा अब समय है कि राष्ट्र हित के लिए हम काम करें, और इसीलिए वो एक कैबिनेट में थे। ऐसा नहीं था साहब कि उन्होंने मार्गदर्शक कमेटी में भेज दिया हो, ये उनके बीच का फर्क था कि अडवाणी जी जैसे बोलते हैं कुछ तो उनको मार्गदर्शन में भेज दिया जाता है, उनको मूक दर्शक बना दिया जाता है, पर इन्होंने इस महा आत्मा को इन्होंने एक अपने गृह मंत्री बनाया और चार्ज दिया। जवाब दीजिए, इसके बाद बाकी पैनलिस्ट। अब देखिए, वो विषय तो एक अपनी जगह ये कह रहे हैं, ये बताइए कामराज प्लान क्या था फिर? ये अपने साथियों को किनारे लगाने की व्यवस्था थी कि नहीं थी, उस विषय को आप छोड़िए। जो कुछ इतिहास के यथार्थ हैं, जो सबके सामने हैं, नेहरू और पटेल के अंतर जो थे, उस यथार्थ को ईमानदारी से स्वीकार करिए। क्या फर्क पड़ता है? कामराज प्लान वाज प्रपोज्ड बाय कामराज, जो खुद इंदिरा गांधी के बहुत ज्यादा करीबी या समर्थक नहीं माने जाते थे। सुधांशु जी, मैं आपको इतिहासकार और बुद्धिजीवी की श्रेणी में रखता हूं, कृपया उस भ्रम को मत भ्रमित कीजिए और उसको मत चकनाचूर कीजिए। और मैं एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने कश्मीर की बात कही पूनावाला साहब ने, वो तब था जब तक कश्मीर पर कबायली आक्रमण नहीं हुआ था, तब तक ठीक था। जब उन्होंने सीधे आपका सेना से आक्रमण कर दिया, तब किस प्रकार की आप राजनीतिक आक्रमण किया तो कोई भी वॉर का डिसीजन कैबिनेट की रजामंदी के बिना नहीं लिया जाता। आप वो भूल रहे हो, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में थे। शहजाद जी, एक मिनट, मैं अपूर्वानंद जी से पूछना चाहूंगा। अपूर्वानंद जी, जो बात कांग्रेस के इस कथित तौर पर, जो कांग्रेस की मैगजीन है कांग्रेस दर्शन नाम की, इसमें जो आर्टिकल छपा, जो विकीपीडिया पर भी खोलते से ही आप लिखते हैं और तुरंत खुल जाता है, क्या ये बात कहनी गलत होगी कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच कश्मीर को लेकर दो अलग अलग राय थी? सरदार पटेल कभी नहीं चाहते थे कि इस पर जनमत संग्रह हो, सरदार पटेल कभी नहीं चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र में जाया जाए, और नेहरू जी उसके बावजूद भी गए। सरदार पटेल ने तमाम राज्यों का उसका विलय कराने में सफलता पाई, जबकि नेहरू जी ने एक राज्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उसको नहीं करा पाए, जो आज तक भारत के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। अपूर्वानंद जी, आप सिर्फ सरदार पटेल के जो लेखन है, उसका कश्मीर पर खंड जो है उसे पढ़ लें, और उसके पढ़ने के बाद आपको इस बात का अंदाज मिल जाएगा कि कश्मीर का मसला खुद सरदार पटेल के लिए कितना जटिल था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह पूरी बहस बहुत ही सतही तरीके से हो रही है, और चूंकि टेलीविज़न पर कर रहे हैं तो आपके पास 45 सेकंड से ज़्यादा का वक्त भी नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि आप कृपया उस पत्राचार को पढ़ें जो हरि सिंह के बीच, सरदार पटेल के बीच, शेख अब्दुल्ला, सरदार पटेल के बीच, इन तमाम बख्शी, सरदार पटेल, नेहरू के बीच हो रहा था। तब आपको इस बात का अंदाज मिलेगा कि कश्मीर इतना सरल नहीं था जितना भारतीय जनता पार्टी आज उसको समझती है। और भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि सरदार पटेल चाह लेते तो कुछ हो जाता। इस तरह से कोई भी मसला नहीं सुलझा है। और दूसरी बात, पर ये तो सरदार पटेल और नेहरू मामले की जिम्मेदारी नेहरू जी ने अपने ऊपर ली थी। जी नहीं, फिर मैं कह रहा हूं कि इतिहास को जरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेहरू ने जिम्मेदारी ली थी का क्या मतलब? कि नेहरू ने कहा कि कश्मीर मेरे ऊपर छोड़ दो और कश्मीर उनके ऊपर छोड़ दिया गया। कांग्रेस दर्शन ये कहती है। जब तक आप जी नहीं, कश्मीर कांग्रेस दर्शन कहती है। आपने तो खुद ही कहा कि वो विकिपीडिया से उठाया हुआ लेख है, और उस लेख वो अनसाइंड लेख है। इसका मतलब कि वो किसी गैर जिम्मेदारी से कहीं से कट पेस्ट करके डाल दिया गया है। तो हम उसकी तो बात ही छोड़ दें, जिस पर लेखक का नाम नहीं है, इसका मतलब कोई उसका जिम्मेदार नहीं है ना, संपादक उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। तो उस लेख को गंभीरता से लेने का प्रश्न ही नहीं है। वो कुछ उसी तरह हो जाएगा जैसे आप चाय की दुकान पर दो लोग गपशप कर रहे हैं जो इतिहास के लोग नहीं है, अनुसंधान करता नहीं है, और हम उसकी बात पर अपनी क्लासरूम में बहस करने लगे। तो ये बहुत गलत तरीका है बात करने का। बात होती है अगर रामचंद्र गुहा कुछ लिखें, अगर रामचंद्र गांधी कुछ लिखें, अगर गोपाल कृष्ण गांधी कुछ लिखें, जो अपने अपने क्षेत्र के अधिकारी विद्वान हैं, अगर त्रिदीप सुहृद कुछ लिखें, तो मैं उस पर बात करूंगा। इस लेख पर बात ही क्या की जाए, जी मेरी समझ के बाहर है। सुधांशु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मनीषा जी, मैं आता हूं। प्रोफेसर साहब ने एक अच्छी बात कही कि एकेडमिक बहस यहां पर इतनी नहीं की जा सकती है, मगर मैं यह भी उनसे पूछना चाहूंगा, वो विद्वान व्यक्ति हैं, उन्हें याद होगा राज्यों का एकीकरण तो 4 जून 1947 के बाद शुरू हुआ। मगर क्या यह सत्य नहीं है कि इंटरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहते हुए 1946 के सितंबर में जब हरि सिंह के खिलाफ
शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन खड़ा किया था तो नेहरू जी ने दबाव नहीं बनाया था और स्वयं उनका समर्थन करने कश्मीर तक नहीं गए थे। यानी कि आजादी से पहले ही कश्मीर के मामले को जटिल कराने की शुरुआत क्या इस घटना से नहीं हो जाती? इसमें तो कहीं कोई इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं सुधांशु जी से कि वे खुद ही जाकर उस खंड को पढ़ें। मैं कह रहा हूं सरदार पटेल का जो कश्मीर पर खंड है उसको पढ़ लें। नहीं, मैं तो सिर्फ प्रोफेसर साहब ये कह रहा हूं कि क्या ये सत्य है कि नहीं है कि इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शेख अब्दुल्ला का समर्थन नेहरू ने किया था? हाँ या नहीं में उत्तर दे दीजिए, फिर खंड पढ़ने का विषय तो बाद में आएगा। नहीं, क्यों मैं क्यों हाँ या नहीं में उत्तर दे दूं? तो भाई एकमात्र राज्य है जहां पर कि वो भारत विभाजन से पहले सक्रिय हो गए। सुधांशु जी, आपको मैं तथ्य बता दूं कि उस राज्य को सुलझा लीजिए जरा। सुधांशु जी, एक मिनट आप सुन लीजिए। और मेरी ये सलाह है प्रोफेसर साहब आपसे, एक छोटा सी, कि आपको अगर चर्चा सतही लग रही है और आपको लग रहा है कि इस विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, और आपको अगर ये भी लग रहा है कि 45 सेकंड का वक्त है और आपके ये सजेस्ट करने वाले हैं कि फला आर्टिकल पढ़ लीजिए, फला किताब पढ़ लीजिए, तो आपका वक्त आप ही जाया कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप काउंटर पॉइंट देकर अपने विरोधियों की बात को काउंटर कर सके। नहीं, मैं इसमें किसी को विरोधी नहीं मानता हूं। प्रोफेसर साहब मुझे कहने दीजिए। ये जो बात कर का पूरा फॉर्मेट है कि मैं क्या सुधांशु जी को अपना विरोधी मान रहा हूं? पक्ष और विरोध यहाँ करने की बात नहीं, एक इशू है जिसको समझने का मतलब होगा। मुझे प्लीज आपकी मर्जी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं। देखिए सुधांशु जी, जरा निष्पक्षता से सोचिए। जूनागढ़ में हमने ये स्टैंड लिया था कि वहां की जनता जो कहेगी वो हम मानेंगे। जूनागढ़ के रूरल पाकिस्तान जाना चाहते थे। अगर हम इस स्टैंड को चेंज करते कश्मीर के विषय में तो हमारी वाहवाही नहीं होती, हमारे पे हंसते लोग इंटरनेशनल समुदाय में। पर एक मिनट, सुधांशु ने काउंटर किया उसका। और सुनिए, पटेल साहब उल्टा कह रहे थे। सुधांशु जी, मैं आपको बता रहा हूं, 13 सितंबर को 1947 को पटेल साहब ने अपना मन बदला और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो हम जम्मू कश्मीर को भी अपने पास ही रखेंगे। उससे पहले तो पटेल साहब देना चाह रहे थे। कभी भी सरदार पटेल ने यह कहा शहजाद कि हमको जनमत संग्रह कराना चाहिए? उनकी जो जूनागढ़ की फॉर्मूला थी कि संयुक्त राष्ट्र देख के जाना चाहिए, उनकी जूनागढ़ की फॉर्मूला की वजह से ये कश्मीर में हमको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ा। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि उन्होंने वहां पे कहा था कि हम जनमत से जाना चाहते हैं, तो उन्होंने इस नींव रखी थी। ये नींव उन्होंने ही रखी थी। जी मनीषा, इतिहास है हमारा। मनीषा जी बोलिए। काफी देर से आप मैं ये सोचती हूँ, ये देखिए, इतिहासकार अलग अलग बात करेंगे। मुद्दा तो ये है कि जो विकिपीडिया पे जो कोई आपको मिलता है मटेरियल, वो आप आपके एडिटोरियल में डालते हो। कांग्रेस दर्शन नाम का जो इनका एनिवर्सरी पे ये निकला है दिसंबर की आवृत्ति में, तो इसमें आप जो देश सही मायने में जानना चाहती है कि नेहरू की क्या थिंकिंग थी और सरदार पटेल की क्या थिंकिंग थी, मेरे ख्याल से सबको सभी कुछ मामला हम तो पहले से ये कह रहे हैं, वो आज इस पे एंडोर्समेंट हुआ है और वो खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है। तो मुद्दा ये है कि आज कांग्रेस के पास, पर मनीषा जी, कांग्रेस तो इस आर्टिकल से किनारा कर रही है, उस आदमी को अपना मान नहीं रही है, उसको हटा भी दिया। वो तो गलत है, वो तो गलत है। देखिए, अभी गलती हो गई, कांग्रेस ने माफी मांग ली था। मैडम, ये इतने समय से छप भी नहीं रहा था ये मैगजीन। ये तो संजय निरुपम को जब से अध्यक्ष बनाया तब से ये छपने लगा है। और ये जो है, ये एक व्यक्ति के नाम पे कांग्रेस संदेश की ओनरशिप सुमित भाई जानते कांग्रेस पार्टी की है, जैसे कांग्रेस दर्शन की ओनरशिप वो एक कोई है कांग्रेस का नेता वहां पे, उसकी है। मगर सच बात तो है कि देश के सामने सच आ चुका है, जो हम पहले तो इतने कांग्रेस दर्शन का इंतजार कर रहे थे सच लाने के लिए। आपने कभी क्यों उस पर बौद्धिक सही मायने में देश को सही मायने में दर्शन हुआ है, सही मायने में दर्शन हुआ है। अजय आलोक, ये जो बहस है ये बेमानी है। सुमित, मैं ये बात कहूंगा कि आज नेहरू जी और पटेल जी के जाने के 55 साल के बाद भी आज यहाँ पे बैठ के एक खंड अगर नेहरू जी का महिमा खंडन कर रहा है और एक खंड बैठ के पटेल साहब का महिमा वर्धन कर रहा है, तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। नेहरू जी और पटेल जी इस देश के महापुरुष हैं जो हमारी स्मृतियों में बसे हुए हैं। आपके बोलने से कोई कम नहीं हो जाएगा और आपके बोलने से कोई ज्यादा नहीं हो जाएगा। सवाल ये है कि इतिहासों को याद करके, इतिहासों को छेड़ के आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। क्योंकि देश को अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की संस्कृति में विश्वास करना होता तो 55 साल बहुत थे, आराम से विश्वास भी कर लेते और आपकी बात मानते भी। आज तो आपकी परिस्थिति ये हो गई है कि आपके पास कोई नेता नहीं है, तो आप पटेल 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 कर रहे हैं। भूल गए यही पटेल आरएसएस को बैन किया था, सब कहां गए थे आपके पटेल साहब? और फिर बैन बाद में 3 साल किस तरह से हटा था, ये सब भी हम इतिहास में जानते हैं।
आज किस बात की आप बात कर रही हैं? देश उस वक्त बना था, आजादी मिली थी, और देश आज आगे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं पटेल और नेहरू जी दोनों इसमें हैं। सुधांशु जी को मानिए, और वो लोग कोई जो अजय आलोक कह रहे हैं, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब भी दें, पर क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि पंडित नेहरू ने नॉन अलाइन पॉलिसी को समझाया, इस देश को बताया कि क्यों जरूरी है गुटनिरपेक्ष आंदोलन? उन्होंने क्यों बताया कि पंचशील के सिद्धांत पर चलना चाहिए? हरित क्रांति को उन्होंने आगे बढ़ाया। हम सब जानते हैं इन तमाम चीजों को, पंचवर्षीय योजनाओं को वो लेकर आए। इन तमाम चीजों को, नेहरू के कंट्रीब्यूशन को भारतीय जनता पार्टी क्यों गिना चाहती है? सुधांशु त्रिवेदी, आखिरी सवाल। देखिए, अजय आलोक जी की बात से, पंडित नेहरू चाहते थे जी, अजय आलोक जी की बात से मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी तो इतिहास से आंख चुराना ही चाहेगी, क्योंकि 10 साल पीछे जाएंगे तो लालू के खिलाफ थे, 40 साल पीछे जाएंगे तो कांग्रेस के खिलाफ थे, इसलिए उनकी मनाई स्थिति हम समझ सकते हैं। नहीं, हमारी पार्टी के तो सारे लोग जयप्रकाश जी से लेके लोहिया जी से लेके सब कोई स्वतंत्रता आंदोलन में थे। कांग्रेस से लड़ने की शपथ खाते थे, आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो आपका यह दर्द और आपकी यह विडंबना अजय आलोक जी अच्छी तरह समझी जा सकती है कि लोहिया जी का जैसा था और आज सोनिया गांधी के साथ खड़े हो गए। विदित है, जंगल राज का फ्रेज देने वाले नीतीश कुमार जी लालू के साथ खड़े। अरे सुधांशु जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो संतानें हैं, उन्होंने मुफ्ती सईद और अलगाववादियों को गला लगा दिया। एक विधान एक निशान के बच्चों ने 2 निशान और 2 विधान और 2 प्रधान बना दिए, और आप कह रहे हैं कि किसने किससे गले मिला? 1000 किलोमीटर एक लास्ट 30 सेकंड। सुधांशु जी, नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन को क्या बीजेपी नहीं मानती है? जो मैंने 4-5 पॉइंट गिनाए, देखिए, नेहरू जी ने कर देंगे, पुरानी बातें हो गई है। सुमित जी, लेकिन नेहरू जी ने कई अच्छे कार्य किए, आईआईटीज की स्थापना और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, स्टील प्लांट्स, मगर उनकी विदेश नीति, मैं एक वाक्य में कहूंगा कि पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। ये हकीकत थी नेहरू की विदेश नीति की, जिस हकीकत को भी पहचानिए, अच्छाई को एक्सेप्ट करिए। आज नेपाल में क्या हो रहा है साहब? नेपाल में क्या हो रहा है? फरमाएंगे? मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास, अरे नेपाल तो 1955 में भारत में मिलना चाहता था, मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। चीन का हिस्सा नहीं था। थैंक यू सो मच, माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। हमने आज आपका सवाल भी यही था कि क्या पंडित नेहरू सरदार पटेल के मुकाबले कम दूरदर्शी माने गए या हम कम दूरदर्शी थे? हमारे दर्शकों में 97% ने हाँ में जवाब दिया है और 3 ने नहीं में जवाब दिया है। यही बात ट्विटर पोल पर पूछी गई और वहां के नतीजे भी आपके सामने हैं कि क्या पंडित नेहरू सरदार पटेल के मुकाबले कम दूरदर्शी थे? 85% लोग हाँ में कहते हैं, 15% लोग ना में जवाब देते हैं। इसी मुद्दे के साथ इस मुद्दे को यहाँ वाइंड अप करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार डिबेट नंबर 2, और डिबेट नंबर 2 में बात होगी अनुपम खेर के मिशन कश्मीर की। क्या दूसरे राज्यों के लोगों को कश्मीर में बसाने से कश्मीर समस्या का समाधान हो सकता है? इस ब्रेक के बाद।